नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे समसामयिकी पर। देखिए, समसामयिकी विशेष प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो हम इसी दृष्टिकोण से समसामयिकी पर प्रकाश डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट थी। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले आप ये जान लीजिए कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। आपके 5 राज्यों का आप नाम याद रखिए, ठीक है। 11 मार्च 2017 को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? विशेष में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य हैं, कौन से नहीं हैं। तो आपको जवाब होगा पहला गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तराखंड और पाँचवा उत्तर प्रदेश। इन 5 का आप नाम याद रखिएगा। इनके चुनाव की घोषणा किस तारीख को हुई? आपका जवाब होगा 11 मार्च 2017 को। एकदम इसको कंठस्थ करते चलिए। 11 मार्च 2017 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा की गई, ठीक है। ये 5 राज्य कौन से थे? पहला गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तराखंड और पाँचवा उत्तर प्रदेश। अब चलिए देख लीजिए स्पष्ट बहुमत किसको कहाँ पर मिला था। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, जबकि पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। मणिपुर और गोवा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो प्रश्न इसमें ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, या कौन सा राज्य है जहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। वो ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें बताना होगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? आपका जवाब होगा 403, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? आपके जवाब होगा 70। पंजाब में कितने हैं? आपका जवाब होगा 117। मणिपुर में कितने हैं? आपका जवाब होगा 60। गोवा में कितनी विधानसभा सीट है? आपका जवाब होगा 40। तो ये देखिए, ये चीज़ें याद रखिए, इनसे आप एकदम ध्यान अपना एकाग्र करिए। अब देखिए, आप सोचिए इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। इस पहला प्रश्न यह आएगा कि कितने राज्यों में चुनाव परिणाम हुए थे, अभी चुनाव घोषित किए गए थे, या विधानसभा चुनाव हुए थे। तो आपका जवाब होगा 5 राज्य। इनके चुनाव परिणामों की घोषणा कब की गई थी? आपका जवाब होगा 11 मार्च 2017। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? पहला होगा गोवा, दूसरा मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर पूछ सकता है कि यहाँ पर किसकी विधानसभा सीटें थी, मिलान करने के लिए दे सकता है। आप याद रखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट थी है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, पंजाब में 117 विधानसभा, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीट है, ठीक है। अब इतना आप चीज़ें याद रखिए। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न इससे बनता है, आप इसको तैयार रखिएगा। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर, ये सीट कौन कौन सी? कुंडा, मथुरा, नोएडा, राड और साहिबाबाद में जो जीत का अंतर है वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों का था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख से ज़्यादा का था। तो आपका जवाब होगा 5, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जीत का न्यूनतम अंतर यानी मात्र 171 वोट का अंतर था डुमरियागंज विधानसभा सीट पर। ये 2 चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश विशेष के दृष्टिकोण से, इसको तैयार रखिएगा। चलिए अब देखिए 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अब देखिए जैसे ही चुनाव हुआ तो आप जानते ही हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो प्रश्न ये पहले पूछा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौवें मुख्यमंत्री हैं? आपका जवाब होगा 21वां 21। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? आपका जवाब होगा 19 मार्च 2017 को। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? आपका जवाब होगा अनुच्छेद 164। इस चीज़ को एकदम कंठस्थ रखिए, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न में आ जाइए। देखिए उत्तराखंड के विषय में देख लीजिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ने कब शपथ ग्रहण किया था? तो आपका जवाब होगा 18 मार्च 2017 को। किसने शपथ ग्रहण किया? आपका जवाब होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड का। देखिए प्रश्न चूँकि उन 5 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं तो मिलान करने के लिए भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। कब शपथ ग्रहण किया, तारीख, ये सब चीज़ें याद रखिए। डेट है 18 मार्च 2017। और आपको पता ही है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है सब नियुक्त करता है, ठीक। अब गोवा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। 14 मार्च 2017 को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ठीक है।
वहाँ के राज्यपाल कौन थे? वहाँ के राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई थी। देखिए इन जो पांचों राज्यों के विषय में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। देखिए जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो कृष्णकांत पाल हैं। इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ दिलाई है, ठीक है। इसी तरह देखिए गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा, ठीक है। अगला आ जाइए मणिपुर। मणिपुर के विषय में देख लीजिए। जैसे मणिपुर में चुनाव हुए तो आपको याद होना चाहिए मणिपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं, मैं अभी बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बना, ठीक है। अब देखिए मणिपुर का मुख्यमंत्री बना एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया? आपका जवाब होगा 15 मार्च 2017 को। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आपका जवाब होगा नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। ये चीज़ें मणिपुर में आपको मालूम ही है, मैं बता चुका हूँ कितनी विधानसभा सीट है, 60। अब देखिए पंजाब की बात आती है तो पंजाब को वहीं सेम चीज़ें रिपीट होगी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में 16 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल देखिए बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाई, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख लीजिए पांचों राज्य हो गए हम लोग के, ठीक। अब देखिए पांचों राज्यों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रश्न रिपीट होंगे या प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आपका जवाब हुआ 5। इन पांचों राज्यों का नाम याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सही सुमेलित है और उसमें दे देगा पांचों राज्य और उनसे संबंधित राज्यपाल का नाम या उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का नाम, इसको याद रखिएगा। किस लोगों ने कब शपथ ग्रहण किया, ये चीज़ आप याद रखिए, तारीख याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये चीज़ें तो अति महत्वपूर्ण चीज़ें हमको उम्मीद आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा, अभी हाल ही में देखिए हाल ही में उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस न्यायालय ने यह आदेश दिया, आपका जवाब होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अब वो दिनांक भी पूछा जा सकता है किस तारीख को यह आदेश दिया था, आपका जवाब होगा 20 मार्च 2017 को। मोहम्मद सलीम द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया। ये आप लोगों का नाम भी याद रखिए, कौन से जो न्यायाधीश थे जिन्होंने ये आदेश दिया, तो आपका जवाब होगा राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह, ठीक है। और राज्य तो याद ही रखिए भाई, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। देखो न्यायालय ने इस संबंध में एक नदी का उल्लेख किया था, उदाहरण दिया था। वो नदी कौन सी थी? वांगनुई नदी। ये न्यूजीलैंड की नदी है, इसका नाम है वांगनुई नदी। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देते समय न्यायमूर्तियों द्वारा एक नदी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह नदी कौन सी थी या कहाँ की थी? आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह में गंगा प्रबंधन बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है, ठीक। हाल ही में आर्थिक मामले की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा देश में सिविल आबलिक रक्षा क्षेत्र के तहत देश में कितने केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? डेटा में याद रखिएगा 50 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की लागत राशि लगभग 1160 करोड़ रुपये की होगी। नए खुलने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 1 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। अब आगे देखिए स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत की पहली उपनगरीय रेलगाड़ी, ठीक है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन को मुंबई के चर्च गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना दिया। इसका क्या नाम है? इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है मेधा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेधा क्या है, ठीक है। तो आपका जवाब होगा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? यह ट्रेन दादर से बोरीवली के बीच मध्य चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? दादर से बोरीवली के मध्य चलाई गई। इस ट्रेन की रफ्तार लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए इंटीग्रल, इसका निर्माण हुआ था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो कि चेन्नई में है, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर हम चर्चा करते हैं।
देखिए, हाल ही में मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया। इसके अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार रखिए, ठीक है। क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संबंध में हम बात कर रहे हैं। 15 मार्च 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अनुमोदित कर दिया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस तारीख को नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अनुमोदित किया गया। आपका जवाब होगा 15 मार्च 2017 को, ठीक है। और जो इसका वो है प्रश्न है जीडीपी का कितने परसेंट बढ़ाने की बात है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में आपको पता है जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग है। वर्तमान में जीडीपी का 1.04% भाग ही स्वास्थ्य व्यय होता है, ठीक है। और जो नई नीति हमारी स्वास्थ्य नीति आ रही है उसमें 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। नीति में कुछ लक्ष्यों को भी रखा गया है। प्रमुख लक्ष्यों को देख लीजिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5% से बढ़ाकर 2025 तक 70% तक करना। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा 67.5% है, जिसे 2025 तक करके 70 वर्ष तक करना है, ठीक है। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी TFR को घटाकर 2.1 तक पर लाना है, ठीक है। पूछा जा सकता है 2025 तक TFR कितना लाना है, 2.1 तक। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना है। MMR के वर्तमान स्तर को 2020 तक घटाकर 100 करना, ठीक है। इस तरीके से ये प्रमुख लक्ष्य हैं इसके। देखिए, अभी सिंधु जल वार्ता, ठीक है, चर्चा में था। 20-21 मार्च 2017 तक भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर लाहौर में वार्ता हुई। देखिए, सिंधु जल संधि 1960 के तहत वर्ष में कम से कम एक बार वार्ता करना अनिवार्य है। चलिए, नई रेलवे कैटरिंग पॉलिसी 2017 पर प्रकाश डालते हैं। किस तारीख को भारतीय रेल में नई रेलवे कैटरिंग पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की गई। आपका जवाब होगा 27 फरवरी 2017 को, ठीक है। इससे पूर्व नई कैटरिंग पॉलिसी वर्ष 2010 यानी 7 वर्ष पहले जारी की गई थी। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, देश का प्रथम हेलीपोर्ट राष्ट्र को समर्पित। प्रश्न ये पूछा जाएगा यह हेलीपोर्ट है कहाँ पे, तो आप याद रखिए 28 फरवरी 2017 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिल्ली के रोहड़ी में देश के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तारीख पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है। 28 फरवरी 2017 याद रखिए, जगह का नाम रोहड़ी नहीं दिल्ली, ठीक है। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। आपका जवाब होगा अरुंधति भट्टाचार्य। इस वर्ष की सूची में थियो इप्स्टीन जो बेसबॉल ऑपरेशंस के शिकागो कब्स को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, इस वर्ष की सूची में थियो इप्स्टीन जो बेसबॉल ऑपरेशंस शिकागो कब्स के अध्यक्ष हैं, इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों से आने वाले कुछ विमानों में यात्रियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर चलने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। आपका जवाब होगा 8, ठीक है। अगला, ये मानव विकास रिपोर्ट 2016 पर प्रकाश डालिए। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2016 अब जारी किया गया 21 मार्च 2017 को। इसमें भारत का कौन सा स्थान है। आपका जवाब होगा 131 मानव विकास रिपोर्ट 2016 का शीर्षक है सभी के लिए मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए इस तरीके से देख लीजिए। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट
के अंतर्गत 3 संकेतक शामिल हैं। ये संकेतक कौन सा? पहला जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक और तीसरा आय सूचकांक। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को देख लीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आपका जवाब होगा नॉर्वे। देखिए, फिर पहला ये पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका जवाब होगा UNSDSN यानी संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। इसमें पहला स्थान किसको मिला है? आपका जवाब होगा नॉर्वे को। ठीक है, इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत उक्त देशों में लोगों की खुशियों के स्तर को मापने हेतु 6 महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों का प्रयोग किया, यानी 6 के फैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इस सूची में भारत का स्थान है 122वां। देखिए, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी पीपुल एंड करप्शन एशिया पैसिफिक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घुसखोरी दर कहाँ पे है? आपका जवाब होगा भारत। और सबसे कम घुसखोरी दर जापान में 0.2%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की सूची 2017। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की सूची 2017 में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया? आपका जवाब होगा भारतीय विज्ञान संस्थान। देखिए, 7 मार्च 2017 को ब्रिटेन के टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की सूची 2017 जारी की। इस सूची में विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। सूची में विश्व के शीर्ष 4 सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालय निम्न प्रकार है। पहला याद रखिएगा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, पहला ही पूछता है अक्सर, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। दूसरा है इकोल नॉर्मले सुपरियोर फ्रांस। तीसरा है पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया और इकोल पॉलिटेक्निक फ्रांस। ठीक है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 10 संस्थानों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शामिल किया गया, जो यह सूची में 8वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान। देखिए, अभी व्यापार सुविधा समझौता लागू हुआ है। आपसे तारीख पूछेगा किस तारीख को लागू हुआ? आपका जवाब होगा 22 फरवरी 2017 को व्यापार सुविधा समझौता लागू हो गया। इस समझौते की शुरुआत कब हुई थी? आपका जवाब होगा इस समझौते की शुरुआत वर्ष 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में हुई थी। बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में हुई थी। ठीक है, व्यापार सुविधा समझौता के प्रभावी होने से सदस्य देशों के व्यापार लागत में औसतन कितने प्रतिशत की कमी आएगी? आपका जवाब होगा 14.3% की। 8 दिसंबर 2014 को इस समझौते का सर्वप्रथम अनुसमर्थन करने वाला देश कौन सा है? आपका जवाब होगा हांगकांग। ठीक है, चलिए आगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को प्रकाश डालते हैं। 8 से 10 मार्च 2017 के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका जवाब होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? आपका जवाब होगा नई दिल्ली। कब से कब? 8 से 10 मार्च। पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत। 29 मार्च 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना। वर्ष 2016-17 यानी अप्रैल से फरवरी 2017 के दौरान भारत ने किन देशों को विद्युत निर्यात किया? तो आप याद रखिएगा 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को लगभग 5.79 करोड़ यूनिट विद्युत निर्यात की गई है। देखिए, 2 स्थल हैं जो चर्चे में है, तो आप एक स्थल याद रखिएगा। सुरजामणि नगर त्रिपुरा में है, सुरजामणि नगर त्रिपुरा में, और कोमिल्ला दक्षिण कोमिल्ला बांग्लादेश में। ठीक है, भारतीय महिला बैंक का विलय 20 मार्च 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय की घोषणा कर दी गई। कब हुई? तारीख पूछा जाएगा 20 मार्च 2017 को। ठीक है, BMA यानी महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक ने 3 वर्षों में महिलाओं को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? आपका जवाब होगा लगभग 192 करोड़ 190 करोड़। 20 मार्च 2017 को अरबपतियों की 31वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2017 जारी की गई। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स।
सर्वाधिक अरबपति अमेरिका के हैं, उसके बाद चीन के हैं, फिर जर्मनी के हैं, फिर भारत के 101 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी इस सूची में 33वें स्थान पे है, $23.2 बिलियन की संपत्ति के साथ। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2017 के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला है लॉरियल कंपनी की लिलियन बेटेनकोर्ट। लॉरियल कंपनी की लिलियन बेटेनकोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी। 17 मार्च 2017 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 रुपये के प्लास्टिक नोटों का फील्ड ट्रायल करने का मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखिए, आप बार बार प्रश्न पढ़ते रहिएगा, आपके लिए सही। देखिए, कोटेश्वर पनबिजली परियोजना के अनुमानित पूर्णता लागत राशि कितनी होगी? आपका जवाब होगा 2717.35 करोड़ रुपया। ठीक है, यह परियोजना कहाँ पे? आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। इस परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी? आपका जवाब होगा 400 मेगावाट। इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका जवाब होगा टिहरी पनबिजली विकास निगम द्वारा। ठीक है, देश का पहला आधार पे ऐप लॉन्च हुआ है, कब हुआ है? आपका जवाब होगा 7 मार्च 2017 को। देखिए, 7 मार्च 2017 को IDFC बैंक ने देश का पहला आधार से जुड़े कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशन IDFC आधार पे ऐप लॉन्च किया। याद रखिएगा, कौन सा? जिसका पहला आधार पे ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? आपका जवाब होगा IDFC बैंक। कब हुआ? 7 मार्च 2017। इस ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। ठीक है, 11 मार्च 2017 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवीन संस्करण का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। तारीख याद रखिएगा 11 मार्च 2017। यह मिसाइल अपने साथ 300 किग्रा का युद्ध वारहेड ले जाने में सक्षम था। युद्धशिष्ट इस नवीन संस्करण से मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर है। यह मिसाइल 2.5 से 3 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। ठीक है, यह जमीन, हवा एवं युद्ध को सभी स्थानों से छोड़ा जा सकता है। यह तब है इसका विकास भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोनियो के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया जाता है। इसका नाम दो नदियों ब्रह्मपुत्र भारत और मॉस्को रूस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे आइए। J-20 फाइटर जेट चीन की सेनाओं में शामिल। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को हाल ही में किस देश ने शामिल किया? तो आपका जवाब होगा चीन। देखिए, INS तिलानचांग भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। 9 मार्च 2017 को INS तिलानचांग को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा द्वारा करवार कर्नाटक में एक समारोह में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारतीय युद्धपोत INS विराट को रॉयल ब्रिटिश नेवी में किस नाम से जाना जाता था? डी का जवाब होगा SMC हरमीज। ठीक है, आप याद रखिएगा, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारतीय युद्धपोत INS विराट को रॉयल ब्रिटिश नेवी में किस नाम से जाना जाता था? आपका जवाब होगा SMC हरमीज। देखिए, अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अल नागा आयोजित किया गया, किन देशों के मध्य था? आपका जवाब होगा भारत और ओमान। अल नागा भारत और ओमान। कब हुआ? 6 मार्च 2017 को। यह अभ्यास 6 से 19 मार्च 2017 तक हिमाचल प्रदेश के बागलोह स्थित धौलाधर रेंज में, समझ ना, बागलोह स्थित धौलाधर रेंज में आयोजित किया गया। हाल ही में 3 सदस्यीय म्यांमारी नौसेना का प्रतिनिधिमंडल किस स्थान की 4 दिवसीय यात्रा पर
आया था? आपका जवाब होगा कोच्चि। साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लिनिक एवं मालवेयर विश्लेषण केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका जवाब होगा CERT इन यानी सर्ट इन द्वारा। सूर्य किरण किसके किसके बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपका जवाब होगा भारत और नेपाल के बीच। 7 से 20 मार्च 2017 के मध्य भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया। अब इससे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहाँ पे आयोजित किया गया? आपका जवाब होगा पिथौरागढ़ में। कब आयोजित किया? आपका जवाब होगा 7 से 20 मार्च। और तीसरा प्रश्न इसमें आ सकता है कौवा सैन्य अभ्यास था? आपका जवाब होगा 11वां। देखिए शौनक क्या है? शौनक एक गश्ती पोत है। इसका जलावरण हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, न्यूज़ पे प्रकाश डालते हैं। देखिए 21 फरवरी 2017 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समुद्र तटीय गश्ती पोत शौनक का जलावरण किया। प्रश्न पूछा जा सकता है शौनक क्या है, तो आप बताएंगे समुद्र तटीय गश्ती पोत। अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा BS3 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को रजिस्टर करने, उनके निर्माण एवं बिक्री को 1 अप्रैल 2017 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। BS4 उत्सर्जन मानकों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चौथा कड़की पदार्थ को शामिल किया गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें शामिल नहीं किया गया। आप याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप शामिल नहीं किया गया। पूछ सकता है कि BS4 में उत्सर्जन मानक में क्या शामिल नहीं है, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए भारत में सर्वप्रथम BS4 उत्सर्जक मानक अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के 14 शहरों में लागू किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना किस पनडुब्बी ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? आपका जवाब होगा कलवरी। एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया था कलवरी में। स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। आप सोचिए सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल कौन सी थी? हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? आपका जवाब होगा बालासोर। ठीक है, अब आगे देखिए इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए। 1 मार्च 2016 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप से स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। ठीक है, यह कम ऊंचाई पर आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती है। आइए खेल परिदृश्य में देखते हैं। BNP पारिबास ओपन 2017 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? आपका जवाब होगा रोजर फेडरर। हाल ही में संपन्न दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2017 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपका जवाब होगा एंडी मरे। मार्च 2017 को संपन्न ब्राजील ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपका जवाब होगा पाब्लो कुएवास। पाब्लो कुवेयास। ठीक है, कहाँ के हैं? पाब्लो कुवेयास उरुग्वे के। आगे प्रश्न देखिए। ATP टूर प्रतियोगिता डेलरे बीच ओपन 2017 का एकल खिताब किसने जीता? आपका जवाब होगा जैक सोप। रिपीट कर रहा हूँ, ATP टूर प्रतियोगिता डेलरे बीच ओपन 2017 का खिताब किसने जीता? जैक सोप। ATP टूर प्रतियोगिता रियो ओपन 2017 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? आपका जवाब होगा डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम। क्रिकेट जगत पर आइए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? रविंद्र जडेजा। विजय हजारे ट्रॉफी 2017 को किस टीम ने जीता? आपका जवाब होगा तमिलनाडु। याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित, तो आपका जवाब होगा क्रिकेट। फरवरी 2017 को संपन्न दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में किस देश ने जीत लिया? आपका जवाब होगा भारत। ठीक है, इसमें पाकिस्तान को भारत ने हराया था फाइनल मैच में। फरवरी 2017 को संपन्न प्रथम भारतीय महिला फुटबॉल लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया? आपका जवाब होगा ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन। ठीक है, फुटबॉल लीग EFL कप 2017 की विजेता टीम कौन सी है? आपका जवाब होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। 5 मार्च 2017 को तेहरान में संपन्न महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका जवाब होगा तान झोंगई, चीन
की है ये। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के नए प्रायोजक ओप्पो को कितने वर्षों के लिए टीम के प्रायोजक बनाए जाने की घोषणा की गई है? आपका जवाब होगा 5 वर्ष। ISSF विश्व कप 2017 का प्रथम विश्व कप नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मेजबान भारत कुल 5 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? आपका जवाब होगा 5वें। हाल ही में संपन्न आर्मी पोलो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आपका जवाब होगा 61 कैवेलरी। हाल ही में पीवी सिंधु को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपका जवाब होगा गेटोरेड इंडिया ने। पांचवां दृष्टिबाधित विश्व कप का आयोजन जनवरी 2018 में कहाँ किया जाएगा? आप याद रखिए, पाकिस्तान एवं संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त रूप से। चलिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? आपका जवाब होगा नजीब शाह। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने किसे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? आपका जवाब होगा डेविड बीएसली। आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो उन्होंने किसे विश्व खाद्य कार्यक्रम का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? डेविड बीएसली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोफेसर सुनैना सिंह को किस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया है? आपका जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय का। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। आपका जवाब होगा हृदय नारायण दीक्षित को। भारतीय मूल के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता अहमद कैथराडा का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, अरुण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे? आपका जवाब होगा प्रसिद्ध नाटककार थे। और किस राज्य से संबंधित थे? असम से थे संबंधित। देखिए, द लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसको? आपका जवाब होगा वनिता गुप्ता को। देखिए, प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? आपका जवाब होगा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्णकालिक अंतरिम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका जवाब होगा उपेंद्र त्रिपाठी। देखिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ठीक है, कहाँ पे होगा? आपका जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। सत्रहवीं विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया था? आपका जवाब होगा फतेह बहादुर सिंह। अशोक मित्रन का हाल ही में निधन हुआ। वो थे तमिल लेखक। चीनू मोदी का निधन हुआ था। ये है गुजराती कवि। गोवा विधानसभा का नया अध्यक्ष प्रमोद सावंत। अभी देखिए, न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? आपका जवाब होगा केरल उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब होगा मनहर वालजी भाई जाला। हाल ही में भारतीय विदेशी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनजीव सिंह पुरी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? आपका जवाब होगा नेपाल। प्रोफेसर जॉर्ज ए उलाह का निधन हो गया। वो थे, आपका जवाब होगा रसायन शास्त्री। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? बी जवाब होगा पीवी कानूनगो। याद रखिए, 10 मार्च 2017 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पीवी कानूनगो को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति प्रदान की। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस पद पर आर गांधी का स्थान होगा।
केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष, आपका जवाब होगा डी प्रदीप माथुर। पीएमओ में नए उप सचिव नियुक्त, कौन? सिद्धार्थनाथ याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? आपका जवाब होगा नूतन गुहा विश्वास। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? आपका जवाब होगा अमजद हुसैन बी सियाल ने सार्क के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया इनका। ठीक है। तारक मेहता हास्य लेखक और नाट्य लेखक थे, हाल ही में निधन हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? आपका जवाब होगा नंद कुमार साय। देश का पहला भिखारी मुक्त राज्य कौन सा बना? आपका जवाब गोवा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर केला अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया? आपका जवाब होगा वैशाली। ठीक है। भारत केले उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़ के दृष्टि से तीसरा स्थान है। राज्यों महाराष्ट्र के तिब्बत में दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल खोला गया। ठीक है। यह किस भारतीय राज्य की सीमा के पास स्थित है? आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। चीन द्वारा वर्ष 2017 की सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य कितना रखा गया? आपका जवाब होगा 6.5%। अगला प्रश्न देखिए, विजयवाड़ा व तिरुपति हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है। तिरुपति हवाई अड्डे का वर्तमान नाम क्या है? आप याद रखिए श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम किस राज्य में स्थित है? आपका जवाब होगा केरल। हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में कितने गरीब परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की? आपका जवाब होगा 20 लाख। हाल ही में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शेषनाग के 7 फनों पर विराजित मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? आपका जवाब होगा मथुरा। हाल ही में असम सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक किस विषय के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया गया? आपका जवाब होगा संस्कृत। पूछ सकता है किस राज्य ने अनिवार्य किया? आपका जवाब होगा असम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? आप देखिए 23 फरवरी 2017 को राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा राजस्थान देश में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य में ऑयल फील्ड वार्षिक लगभग 90 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहा है। देखिए उल्लेखनीय है अब तटीय फील्ड बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। बैरनदीप ज्वालामुखी पुनः सक्रिय, भारत का एकमात्र बैरनदीप ज्वालामुखी कहाँ पर है? आपका जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरनदीप। ठीक है। यह फिर से सक्रिय हो चुका था। ये जानकारी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने दी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? गोवा में। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई? आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। किस देश का कब्जा पारसेल द्वीप पर है? आप याद रखिए चीन। मध्य प्रदेश में मानसिक एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों हेतु पहला स्थायी आश्रम राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आपका जवाब होगा भोपाल। निम्न में से किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं प्राप्त है? तो आपका जवाब होगा स्लोवानिया। अभी हाल ही में ठीक है। आप याद रखिए, देखिए इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। 24 फरवरी 2017 को मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की, किंतु समलैंगिक विवाह करने वाले जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। स्लोवेनिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मारिबोर में 25 फरवरी 2017 को पहला समलैंगिक विवाह संपन्न हुआ। इसके पूर्व कई यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन आदि ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है।
24 फरवरी 2017 को मणिपुर में आए भूकंप का अभी केंद्र किस स्थान पर था? आपका जवाब होगा चूराचंद्रपुर, याद रखिए। केरल सरकार द्वारा 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के कन्नूर में किस संस्थान की स्थापना करने का फैसला किया गया? आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसको याद रखिएगा। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2017 में किस तरह से किसको सम्मानित किया गया? आपका जवाब होगा मैगी मैकडोनल्ड। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।